पिछले 10 सालों से देश की जनता को किसी न किसी रूप में कागज दिखा रही है। एसआईआर जो है वो कागज दिखाना ही है। चुनाव आयोग का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उनके कार्यकर्ता भी, नेता भी गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बकायदा बूथ बूथ मीटिंग कर रहे हैं। एसआईआर प्रहरी बना दिए हैं, वोट प्रहरी बना दिए हैं, सेंटर बना दिए हैं। हो रहा है कि पहले से बीएलओ जो है वो टीचर बनाए जाते थे, तो इस बार इन्होंने बीएलओ सिर्फ टीचर नहीं बनाए बल्कि आशा कार्यकर्त्री भी बना दी। लेखपाल को भी इन्होंने जिम्मेदारी दे दी कुछ क्षेत्र की। तो बीएलओ पैनिक है, वर्कलोड बीएलओ पैनिक है। और ये जो सुसाइड आ रहा है साहब इसलिए आ रहा है, जब आप फॉर्म भर के बीएलओ को देते हैं तो बीएलओ आपको एक दूसरा फॉर्म देता है, वो अपने हाथ से भर के देता है बीएलओ, उस पर साइन करके देता है। तो जो वो बीएलओ फॉर्म भरता है वो आपको देता है, उसको आपको अपनी जेब में रख लेना है। आपको जेब में रखकर गल्ला करके लोकर में रख देना, सोने से भी ज्यादा सुरक्षित। आप महाराज देखिए वहाँ उद्धव ठाकरे कैसे गए। इसलिए अपोजिशन जो है वो पिछले एक सप्ताह से हम देख रहे हैं वो सक्रिय दिख रहा है। वो यूपी है, जो अपोजिशन के मुख्य लीडर है वो कह रहे हैं कि समय बढ़ाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी और मेरा नाम माहिम खान है। हमारा एक खास शो जिसका नाम एक्सप्लेनर है, जिसमें हम हर बार एक नए टॉपिक के साथ आते हैं। आज भी एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का टॉपिक का नाम है एसआईआर। एसआईआर को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। हर दूसरे दिन एक खबर आती है कि किसी बीएलओ ने आत्महत्या कर लिया या किसी भी कारण से उसकी मौत हो गई है। क्या इसके पीछे का कारण है, क्यों हो रहा है, क्या ये वर्कलोड की वजह से हो रहा है या कुछ और रीजन है, मैं आज जानने की कोशिश करूंगी। और मेरे साथ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद है इनकलाब हिंदी के मैनेजिंग एडिटर आस मोहम्मद कैफ सर। सर आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद माहिम। ठीक है, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ सर। गुड सर शुरू करते हैं। हाँ, मेरा please. पहला सवाल है सर कि एसआईआर ये कह सकते हैं कि जी का जंजाल बन गया है सर। चाहे वो कोई कर्मचारी हो या जनता के लिए हो या कोई अधिकारी हो, सब इससे त्रस्त हो चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ माहिम आपको कि हम पिछले 8 या 10 सालों में अगर हम देश के कुछ युद्ध स्तर पर किए गए कार्यों को हम याद करें तो हमें याद आता है वो नोटबंदी, जब लंबी लाइनें लगती थी। उसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो जीएसटी, और उसके बाद हम याद करें तो कोरोना, और बीच में डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना, केवाईसी कराना। तो ये ऐसे पीरियड आए हैं जैसे अगर आप गांव में जाओ तो गांव के लोग बड़ी मजाक में एक बात कहते हैं, वो कहते हैं साहब जिस दिन से ये सरकार आई है मोदी जी की, तब से हम तो बस कागज ही पूरे कराने में लगे हैं। तो बल्कि आप देखते होंगे कि ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे लोग मजाक लेते हैं कि कागज ढूंढ लेना, और फिर बाद में एक टैग चलता है कि तो कागज तो दिखाने पड़ेंगे। आपने देखा कि जैसे कुछ एक खास कम्युनिटी लोगों को दूसरे लोग जो है अगर टीज करना चाहे किसी को, उसकी बुलिंग तो करना चाहे कागज दिखाने पड़ेंगे, तो वो उसके नीचे एक कमेंट आता है कि कागज तो दिखाने पड़ेंगे। मान लीजिए इस पर्सपेक्टिव में मैं आपको बता दूं कि कोई देशभक्ति से जुड़ा हुआ कोई स्टार सेलिब्रिटी कुछ अच्छी बात कह दे तो उसके नीचे कोई लिखता है कि कुछ कागज तो फिर भी दिखाने कागज तो तुमको दिखाने पड़ेंगे। तो पिछले 10 सालों से देश की जनता वो किसी ना किसी रूप में कागज दिखा रही है। तो सही अर्थों में एसआईआर जो है वो कागज दिखाना ही है। और इसलिए कागज दिखाना है कि देखिए एसआईआर जो है वो कोई नया काम तो है नहीं, काम तो ये पहले से होता रहा है, पहली बार तो हो नहीं रहा। तो मतदाता पुनरीक्षण होता ही है, चुनाव आयोग का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है जिन लड़कियों की शादी हो गई है उनकी वोट काटना, जहां उनकी शादी होकर गई है वहां पर ऐड करना, जो दुनिया छोड़ के चले गए हैं उनकी वोट काटना, और जो 18 साल की आयु को क्रॉस कर चुके हैं, पार कर गए हैं, उनकी वोट बनाना, जोड़ना। ये सामान्य चीजें हैं। पैनिक इसमें कभी कोई हुआ नहीं है। माहिम पहली बार पैनिक देख रहा हूं लोगों को। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उनके कार्यकर्ता भी, उनके नेता भी गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बकायदा बूथ बूथ मीटिंग कर रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों ने एसआईआर प्रहरी बना दिए हैं, वोट प्रहरी बना दिए हैं, सेंटर बना दिए हैं। इस कदर पैनिक है, जैसे आपने अपनी बातचीत की शुरुआत में कहा, बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, बहुत कई कर चुके हैं। देश के राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े नेता वो एसआईआर के फॉर्म भरते हुए अपने फोटो
भेज रहे हैं सोशल मीडिया पे। आज मैंने लेखपाल को बुला करके अपना फॉर्म भरा, जैसा अखिलेश यादव का आया। पैनिक क्रिएट हो गया है। जैसे एफआईआर नहीं हो रहा है, लोगों को सिटीजनशिप साबित करनी पड़ रही है। और पैनिक इस लेवल पे है कि आप तो अभी दिल्ली में चूंकि एसआईआर नहीं हो रहा है, इसलिए आप इस बात को नहीं देख रही हैं, लेकिन अगर आपका कोई रिलेटिव वो उत्तर प्रदेश में रहता है जहां पर एसआईआर हो रहा है, वहां आप बात करें, उनसे पूछे क्या चल रहा है, तो एक जमाना था ना टीवी पे ऐड आता था कि क्या चल रहा है, कि फोक चल रहा है। फॉग चल रहा है। तो आप किसी को कॉल करें तो क्या चल रहा है, कि एसआईआर एसआईआर चल चल रहा है। रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के गली मोहल्ले में यही हाल है। लोग पैनिक, इतना पैनिक है कि वो जो दुकानें हैं जहां पर फोटो बनाए जाते हैं या फोटो स्टेट कराई जाती हैं, वहां रात रात भर तक, आधी आधी रात तक भी लाइन नहीं टूट रही है। लंबी लंबी कतारें। लोग जो अपने घर से दूर रोजी रोटी कमाने के लिए दूर जा रहे हैं, कोई मुंबई चला गया, दिल्ली आ गया, कहीं दूर चला गया, वो घर इसलिए लौट रहा है ताकि एसआईआर करा ले। एक हाल का ये थोड़ा डिफर बात है, लेकिन गंभीर है। जानते हैं इस समय एक रील वो बहुत भयंकर वायरल है, करोड़ों उसको विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख चुके। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं ठीक बात करूं तो बमुश्किल उत्तर प्रदेश में वो व्हाट्सएप पे 5 से 7 करोड़ चली गई होगी, अगर व्हाट्सएप के लोग जो है उसका डाटा देते तो। रील क्या है? रील ये है, मजाकिया है थोड़ी सी, कि वो कहा जा रहा है कोई एक जगह दिखाई जाती है, एरिया दिखाया जाता है, गलियां दिखाई जाती है, पीछे से आवाज चलती है कि वो लड़कियां जो प्रेम के वशीभूत होकर के अपने घर वालों का घर छोड़ के चली गई थी, आ जाओ वापस लौट के, अब तुम्हारे घर वाले तुम्हें आधार कार्ड नहीं देंगे, तुम घर आ जाओ, अब तुमको वो तुम्हारे कागज क्यों देंगे, तुम्हारा दिमाग खराब था ना, तुम ये छोड़ के गई थी कि हमको कभी माँ बाप की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज तुमको वो एसआईआर होने नहीं देंगे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पेपर्स ही नहीं देंगे, आओ लौट के। तो कुल मिला के ऐसा माहौल है जैसे बस एक ही काम है ये एसआईआर, दूसरा कोई काम नहीं है। और ये तो पैनिक जनता का है। अफसरों का पैनिक सुन लीजिए आप, उनको पहले फॉर्म भरना है, फॉर्म घर घर में, जैसे कोई किसी इलाके में बैठा है व्यक्ति, तो पूरा परिवार एकजुट होकर बैठ जाता है यूट्यूब चला करके, और यूट्यूब पे देखते हैं कि एसआईआर तो फॉर्म कैसे फिल होता है, फिल कैसे करें इसको, एसआईआर का फॉर्म फिल करने का तरीका। उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं होता, फिर वो फॉर्म जो बीएलओ ने दिया है उसके फोटो स्टेट कराते हैं, उसके फोटो स्टेट करा करके उस फॉर्म को भरते हैं, फोटो स्टेट को भरते हैं ताकि गलत हो जाए तो। हाँ, और जब उसको भर लेते हैं तो उसको क्रॉस चेक के लिए दूसरे को दिखाते हैं, और जब दूसरा उसे देख लेता है तो फिर वो फिर वो भरते हैं, ओरिजिनल भरते हैं, और जब ओरिजिनल भरते हैं तो उसे तीसरे को दिखाते हैं। इतना पैनिक है जैसे यही कागज ये तय करेगा कि तुम भारत में रहोगे या नहीं रहोगे, ये डर है लोगों में। अब उसके बाद एक नई चीज और, उसके बाद बीएलओ के पास जाते हैं, बीएलओ को ढूंढते हैं, बीएलओ कहाँ है, बीएलओ छिप छिपा के एक कमरे में बैठता है, दिन भर उसे काम करना है बीएलओ को, ये तनाव की बात जो आपने पूछ ली, बीएलओ छिप छिपा के एक कमरे में बैठता है और किसी को ये नहीं बताता कि वो किसके कमरे में बैठा है, लेकिन वहां उसके पास जितने फॉर्म आते हैं 8-10, वो चुपचाप उन्हें भरता है या भरती है। उसके बाद उनको भरता है, फिर साइन करके उसको देता है, उसको बीएलओ का फोन बंद नहीं कर सकता, अधिकारी लगातार उसके संपर्क में रहेंगे, फोन बंद नहीं कर सकता। जो फॉर्म है उसके ऊपर बीएलओ का नाम और उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, उठाना उसकी मजबूरी है। तो बीएलओ क्या करता है, फोन उठाते कहता है हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क नहीं है, अभी करता हूँ बात। ये बीएलओ कर रहे हैं, और तनाव इतना है कि रात को 12 बजे तक 18 घंटे तक एक बीएलओ का टारगेट है, दिन में उसे 50 फॉर्म जरूर भरने हैं, 70 फॉर्म जरूर भरने हैं, उसको उनको डिजिटलाइज्ड भी करना है। तो ये बीएलओ का टारगेट है, पूरा होना कठिन है। कहीं बिजली नहीं है, कहीं इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट है तो किसी के पास में अच्छा फोन नहीं है, अच्छा फोन किसी के पास है तो उसको चलाना नहीं आता, फॉर्म भरना नहीं आता, ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हुई है। तो ये जो आपने शब्द अपने सवाल में बोला, जी का जंजाल, ये जितनी कहानी हमने सुनाई है इसका ये परफेक्ट वर्ड है।
सर मेरा अगला सवाल है कि ग्राउंड पर ज़मीनी स्तर पर ये प्रक्रिया किस हुँ। तरह से चल रही है? लोगों में किस तरह का पैनिक है? और ये जो इसका डेटा है वो किस तरह से फ़ीड हो रहा है? हाँ, ये बिल्कुल आपका ज़मीनी ही सवाल है। हुँ, ज़मीनी जानकारी जानने के लिए आपका ज़मीनी ही सवाल है। देखिए, डाटा ऐसे फ़ीड हो रहा है कि एक तो इन्होंने क्या किया है कि पहले से बीएलओ जो हैं वो टीचर बनाए जाते थे। तो हुँ, इस बार इन्होंने बीएलओ सिर्फ़ टीचर नहीं बनाए, हुँ, बल्कि आशा कार्यकर्त्री भी बना दी। लेखपाल को भी इन्होंने ज़िम्मेदारी दे दी कुछ क्षेत्र की और हुँ, कुछ इन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बना दिए, कुछ दूसरे विभाग के कर्मचारी बना दिए। तो शिक्षकों के साथ टीचर के साथ क्या था कि टीचर जो है इस कार्य को पिछले 10-15 सालों से करते आ रहे हैं, हुँ, तो उनको थोड़ा-सा अनुभव है। हाँ, बड़ा स्केल का नहीं है, तो ग्राम पंचायत के चुनाव में या नगर पंचायत के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में, तो ये प्रक्रिया तो हर बार चुनाव से पहले होती ही है। इस बार लार्ज लेवल पे हो रही है, हुँ, तो उनको अनुभव है। लेकिन इस बार दूसरे नए लोग भी आ गए हैं। ऐसे लोग आ गए हैं जिनको कम अनुभव है या नहीं है, जिन्होंने ये काम कभी किया नहीं है। अब बताइए जैसे इन्होंने आशा कार्यकर्ती जो है, आशा कार्यकर्ती उनको बीएलए बना दिया है। तो आशाएँ बहनें जो होती हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि वो टीके लगवाना बच्चों के हुँ, और कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है हुँ, तो उसको पहले तो उसको डाइट्स पहुँचाना और उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाना, प्रेरित करना। और अगर नवजात शिशु है, तो उसके लिए उसकी व्यवस्था करना, ये मुख्य काम है। तो इसमें तो वो पारंगत हैं। हुँ, अब मान लीजिए टीचर्स को ये कह दिया जाए कि तुम एक काम करो, तुम आशा कार्यकर्ता का काम करो। इनके टीके लगवाओ बच्चों के और इनको इस महिला को जो प्रेग्नेंट्स हैं, जिनको हॉस्पिटल जाके डिलीवरी होनी है, इनको लेकर अस्पताल जाओ। ये हुँ, सहायता तुम करो, ये कोऑर्डिनेशन करो। कोऑर्डिनेट करना होता है ना उनको, हुँ, ये कोऑर्डिनेट तुम करो, इनकी दवाइयों की व्यवस्था करो। तो टीचर कैसे करेगा? तो टीचर तो कर ही नहीं पाने का उस काम को। तो जब टीचर आशा कार्यकर्ता का काम नहीं कर पाने का, तो हुँ, टीचर का काम जो है वो आशा कार्यकर्ता क्यों करा रहे हैं उससे? अब प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी और ऐसी कौन-सी तकनीक है कि आप ऐसा तो है नहीं, जब मैं जब 9th में पढ़ता था, तो उस समय जो हमारी मैथमेटिक्स की बुक थी, तो उसमें वो विद्या प्रकाशन की थी। तो उसमें उसके कवर पे एक फ़ोटो था कि एक आदमी का सर जो है, वो जीभ से खुला हुआ है, ज़िप जो होती है, हुँ, उससे खुला हुआ है ऐसे और अंदर से नंबर्स निकल रहे हैं, न्यूमेरिकल्स 1, 2, 3, 4, 5 और जो कैलकुलेशन के होते हैं चिन्ह। हुँ, तो ऐसी तो कोई व्यवस्था है नहीं कि ये किसी का दिमाग की चैन खोल देंगे और उसके अंदर सारी जानकारी आप फटाक से डाल देंगे। सीखने के हुँ, लिए, जानने के लिए, समझने के लिए समय चाहिए और प्रॉपर समय मिला नहीं। हुँ, तो बीएलओ पैनिक है, वर्कलोड, बीएलओ पैनिक है और ये जो सुसाइड आ रहा है सामने इसलिए आ रहा है। हुँ, फिर धमकियाँ मिलती हैं बीएलओ को, कह रहे तुम्हारी सैलरी रोक देंगे, हुँ, तुम्हें नोटिस दे देंगे, बर्खास्ती करा देंगे, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, जवाब हज़ार उसको देने पड़ रहे हैं। फिर बीएलओ क्या कर रहा है, बीएलओ ढूँढ रहा है कि मेरा काम कौन-कौन कर सकता है। काफ़ी सेंसिटिव बात बता रहा हूँ मैं आपको ग्राउंड की। मेरा काम कौन-कौन कर सकता है? तो उदाहरणार्थ ये मान लें कि आपकी बहन बीएलओ है, तो आपकी बहन जो है वो आपसे कह रही है कि मेरी छोटी प्यारी बहन मैं थक गई हुँ, दिन भर, मेरी एंट्री तुम कर दो। हुँ, वो थक गई चूँकि इंसान है, अब वो अपनी एंट्री डिजिटलाइज़ेशन आपसे करा रही है। हुँ, पासवर्ड उसका है, लॉगिन उसका है, एंट्री आपसे करा रही है हुँ, और आप लापरवाही में गलत डाटा फीड कर देंगी या भूलवश कर देंगी, हुँ, तो गई भैंस पानी में। जिसका डाटा गलत फीड हो गया उसका तो गई भैंस पानी में। हुँ, फिर सही कैसे करेंगे उसे आप? फिर नोटिस आपको देना पड़ेगा। उसमें एक प्रोसेस है। 4 दिसंबर तक तो आपके डाटा ये पहला जाएगा। उसके बाद में आपको एक समय दिया जा रहा है। उस समय ये दिया जा रहा है कि आप उसमें नोटिस का है, कागज़ात फिर से सबमिट करने का है और फिर फरवरी में कहीं जाकर के 26 फरवरी संभवतः वो तारीख है, जब इसकी ओरिजिनल लिस्ट आएगी। तो पैनिक ही पैनिक है। बिना तैयारी के इतना बड़ा काम, फटाक से, झटाक से, हुँ, समय चाहिए। उसके बाद असल में आपने जो सवाल पूछा है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन इसके पीछे कहानी एक और भी है। इसके पीछे कहानी एक और भी है और जिस तरह का दबाव है और एक तो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ डाटा फीडिंग की। डाटा फीडिंग में हो क्या रहा है, जैसे आपको एक फॉर्म मिला, बीएलओ ने आपको एक फॉर्म दिया, हुँ, आपने वो फॉर्म भर के दे दिया। पहले तो आप सावधान रहिए, दिल्ली हुँ, में आने वाला है एसआईआर, अपने कागज़ आप भी जुटा लीजिए। तो वो फॉर्म दिया,
फॉर्म आपको एक बीएलओ ने दिया आपको, आप बीएलओ के पास गए। जब आप वो फॉर्म भर के बीएलओ को देते हैं, तो बीएलओ आपको एक दूसरा फॉर्म देता है, वो अपने हाथ से भर के देता है बीएलओ, उस पे साइन करके देता है। तो जो वो बीएलओ फॉर्म भरता है, वो आपको देता है, उसको आपको अपनी जेब में रख लेना है। आपको जेब में रख के घर ला करके लॉकर में रख देना है, सोने से भी ज़्यादा सुरक्षित। उसको आपको अपने घर ला के रख देना है। उसके बाद जो आपने फॉर्म दिया है, वो बीएलओ को मिला। बीएलओ का काम है उस फॉर्म को डिजिटलाइज़ करना, चढ़ाना, ऑनलाइन करना। अब ये है पॉइंट, बिगेस्ट पॉइंट। बीएलओ जब उसको डिजिटलाइज़ करता है, तो एक वेबसाइट होती है वोटर्स डॉट इलेक्शन कमीशन की AIC.in करके कुछ है, आप अगर करेंगे तो मिल जाएगा। उसमें आपको अपना एपिक नंबर डालना है। एपिक नंबर डाल के आपको ये जाँच करना है कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हुआ। तो जब उसमें एपिक नंबर डाल करके आप उसे सबमिट करते हुए जाँच करते हैं, तो आपको लिखा हुआ आता है कि आपका मोबाइल नंबर इससे लिंक नहीं है। बिगेस्ट पॉइंट है। तो आप पैनिक होते हैं। तो आप बीएलओ को फ़ोन करते हैं कि साहब मेरा मोबाइल नंबर तो इसमें लिंक नहीं दिखाई दे रहा। तो बीएलओ कहता है आपका नहीं लिंक होगा, हमारा लिंक होगा। अच्छा। तो अगर आपका लिंक होगा तो आप हमें सबमिशन का फॉर्म भेज दो। सबमिशन का तो सबमिट तो मैंने कर दिया। कर दिया तो प्रमाण क्या है कि मैं कह रही हूँ ना मैंने कर दिया है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने कर दिया। तो इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण जो है वो बीएलओ कहता है कि जब आपका लॉगिन एक्सपायर हो जाएगा, तो 4 दिसंबर के बाद में जब ये शो होगा तब मैं आपको दिखा दूँगा या दिखा दूँगी। अब यही पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। यही सबसे बड़ा पॉइंट है। तो जब लॉगिन एक्सपायर हो जाएगा, तो ऑफिसर्स के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास में ये पावर होगी कहने की कि आपने समय पे लॉगिन नहीं किया। तो कंट्रोल बटन जो है वो बीएलओ को चला गया और बीएलओ को पावर आ गई कि वो कितने फॉर्म सबमिट हों, कितने फॉर्म सबमिट ना हो। वो ये आरोप है डिलीट वाला। तो ये नया पैनिक है जो लोगों के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर के वो है। एक और बात है, फॉर्म भरना इतना जटिल है, उसमें एक नीचे वाला सेकंड कॉलम है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ऊपर वाले कॉलम में चूंकि जिसका नाम फॉर्म में है उसे तो अपना नाम भरना नहीं, जिसका नाम फॉर्म में है, मान लीजिए मैं ऐसे ही उदाहरणार्थ बता रहा हूं, मान लीजिए मेरा फॉर्म है और मेरा फॉर्म जो है उसमें मुझे नाम लिखना है अपनी वाइफ का। तो उसमें मैं फॉर्म की डिटेल दूंगा। डिटेल देने के बाद मैं अपनी फैमिली की डिटेल दूंगा। अपनी फैमिली की डिटेल देने के बाद में अपने पिता की डिटेल दूंगा, फिर अपने पिता की डिटेल दूंगा। ये उसमें फॉर्म में वो सुनिश्चित है कि ऐसा करना पड़ेगा। तो दादा की डिटेल देनी पड़ेगी। तो दादा की डिटेल का क्या मतलब है? सगे भाई की डिटेल नहीं दे सकते आप। मान लो किसी के दादा की डिटेल नहीं है किसी उसमें, तो वो अगर अपने सगे भाई की, बड़े भाई की डिटेल दे तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो पैनिक के तो बहुत सारे कारण हैं। पैनिक के तो बहुत सारे कारण हैं और यही ग्राउंड पे जो मैं आपको बता रहा हूँ। और भी कुछ चीजें हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण है। सर मेरा अगला सवाल है कि जो हमारे देश के राजनीतिक दल हैं, क्या वो लोगों की सहायता कर रहे हैं SIR के फॉर्म फिल करने में? क्या हेल्प सेंटर बने हैं? बताइए इस पे, क्या कार्यकर्ताओं को लगाया गया है इस काम के लिए? देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि जिन राजनीतिक दलों को भारत में राजनीति करनी है, अपोजिशन के दलों को, उनके बारे में एक बातचीत होने लगी और वो बातचीत आप कहीं भी सुन सकते हैं। बस के ड्राइवर से सुन सकते हैं, आप कैब से जाएं तो कैब से सुन सकते हैं, ऑटो से सुन सकते हैं, आप अपने गली मोहल्ले में सुन सकते हैं। और वो ये है कि जो राजनीतिक दल है अपोजिशन के, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, ये बड़ी पार्टियां हैं, इन्होंने बात मान ली है कि बीजेपी ने पुश करते करते दीवार पर लाकर खड़ा कर दिया बिल्कुल। अब ये या तो खाई में गिरेंगे या लड़ेंगे। लड़ने से मतलब है लापरवाही, कंफर्ट जोन, इनके जीवन में कोई महत्व नहीं है। अगर ये शासन को फील कर चुके हैं, जैसे बिहार देख लीजिए आप, महाराष्ट्र देख लीजिए आप, उद्धव ठाकरे कैसे गए, हरियाणा देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश देख लीजिए आप, राजस्थान देख लीजिए और बिहार देख लीजिए, एक तरफा क्लीन है, क्लीन स्वीप है। इसी तरह अखिलेश यादव, उनको 2022 के चुनाव में 111 विधानसभा सीट मिली थी, 37 लोकसभा सीट मिली, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा इस बार।
हम्म 2027 के लिए पर्याप्त कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा। तो इसका एक शब्द है जीवन मरण का प्रश्न। अपोजिशन को जिंदा रहना है राजनीतिक तौर पर, तो ये हेल्प सेंटर भी बनाने पड़ेंगे, हम्म इनको बूस्ट भी करना पड़ेगा, फॉर्म भी भरवाने पड़ेंगे। उसके बाद ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इनके वोट कट ना जाए, हम्म और अगर कट जाते बिल्कुल हैं तो ये लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, जैसे वोट चोरी की बात कही, ऐसा नहीं करते हैं, तो जिसका सिस्टम होता है वो थोड़ा हम्म बहुत लाभ तो अपना ले ही लेता है। तो इसलिए अपोजिशन जो है वो पिछले एक सप्ताह से हम देख रहे हैं, वो सक्रिय दिख रहा है। कांग्रेस के लोग भी मीटिंग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी मीटिंग कर रहे हैं, बसपा के लोगों ने भी 1-2 मीटिंग की है। मुख्य अपोजिशन उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप देखें कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, वहाँ थोड़ा अलग टाइप का माहौल है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे ज़्यादा पैनिक है। हम्म इस समय जो मोस्ट पैनिक स्टेट है एसआईआर के लिए, वो यूपी है। बहुत पैनिक, कन्विंस भी नहीं कर पा रहे, समय कम मिला, अधिकारी कन्विंस नहीं कर पा रहे। नहीं तो लोगों में बीच में जाकर के उनको बता सकते थे कि घबराने की जरूरत नहीं, एसआईआर ये है। अब प्रचार कर रहे हैं, अब यूट्यूब पे आप प्रचार कर रहे हैं। मतलब जब आपका आधे समय बीत चुका है, 4 दिसंबर तक है आपका, तब आप प्रचार कर रहे हैं। 27 आज हो गई है, 27 28 28 है आज, 28 हो गई है, तो 6-7 दिन बचे हैं, बीच में एक संडे भी आता है। तो ये सुसाइड वाला सीन भी इसलिए आ रहा है। तो वो, और अब अखिलेश यादव जो अपोजिशन के मुख्य लीडर है, वो कह रहे हैं कि समय बढ़ाओ, समय बढ़ाओ। बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, इलेक्शन कमीशन से उनकी जिस प्रकार का तालमेल है, इससे तो लगता है कि नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आई एग्री विद यू, पैनिक है। तो शुरुआत में मैंने भी कहा कि बीएलओ की सुसाइड के केस आ रहे हैं, आपने भी बताया। तो इतने सुसाइड के केस क्यों आ रहे हैं बीएलओ के? क्या दबाव है? दबाव की वजह से आ रहे हैं, कुछ और है? इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखो मैं बताता हूँ आपको, बीएलओ जो है वो अचानक से इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक 2 दिन पहले, जो इलेक्शन कमीशन के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के हैं, हालिका ज्ञानेश कुमार जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त है। लेकिन हम, चूंकि हमारा फोकस बातचीत का उत्तर प्रदेश पर है, तो जो उत्तर प्रदेश के हैं वो नवदीप रिनवा है। तो 2 दिन पहले उन्होंने बताया कि अब तक हमने 6 करोड़ 40 लाख फॉर्म सबमिट कर दिए, डिजिटलाइज्ड कर दिए हैं, 6 करोड़ 40 लाख। तो उत्तर प्रदेश में ये आधे से थोड़ी सी कम संख्या है। समय बचा है 1 सप्ताह का। तो अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ वोटर है। तो अभी आप जो है वो वोटर बढ़ेंगे ही, 18 ईयर्स से ज्यादा होगा तो निश्चित तौर पर बढ़ेगा। फिर जो चले गए तो सबका है ना, ये तो जिनका काटना है वोट उनका भी है, एसआईआर जो है उनका भी है, जिनका काटना और जिनका नया बनाना उनका भी है। तो ज्यादा समय लेगा, तो ज्यादा समय लेगा तो टारगेट पूरा करना जो है वो टफ है, एक बात। दूसरी बात यह है कि टारगेट पूरा करना है। दूसरी बात यह कि नेता फोन करके धमकाता है, और बीएलओ बिगाड़ नहीं सकता। पोजीशन का नेता, सत्ता पक्ष का नेता भी धमकाता है, अपोजिशन का नेता भी धमकाता है। मेरे आदमी का वोट क्यों काट दिया भाई तुमने? और बीएलओ अंतरिक्ष से तो आया नहीं है, बीएलओ हमारे पड़ोस का आदमी है। वो राशन वहीं से खरीदता है, दूध उसका वहीं से आता है जहां वो रहता है बीएलओ। उसके बेटे या उसकी बेटी स्कूल में वहीं पढ़ने जाते हैं, उसके बच्चों के दोस्त जिनके वो वोट काट रहा है, बढ़ा रहा है, उन्हीं के बच्चे हैं। तो एक वोट वो काटने नहीं, उसको डर लगा है, उसको डर लगा है। मान लीजिए रमेश है, तो रमेश को डर लगा है कि अगर सुरेश का वोट कट गया तो मुझे जीवन भर अपनी आंख में दुश्मन की तरह देखेगा। एक ही क्षेत्र है, ये प्रॉब्लम है। फिर वो अनिश्चित है कि जो वो वोट भर रहे हैं वो आएंगे भी, अनिश्चितता है उनमें। जो भर रहा है उसको भी अनिश्चितता है। जिस तरह से आजकल अधिकारी काम करा रहे हैं, एसडीएम, लेखपाल, तहसीलदार, लिंक एक वोट, नॉट ए सिंगल वोट, वो अपनी तरफ से एक बीएलओ नहीं कर सकता है सबमिट, टिल देन ही और शी गॉट परमिशन। ये तनाव का कारण है। तो इस तनाव को बहुत सारे लोग झेल नहीं पा रहे, वो सोच रहे हैं कि ये भविष्य में ये कठिन परिस्थिति पैदा करेगा, तो कुछ अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं, कुछ का जो है वो बीमारी के कारण हो जा रहा है। सर मेरा अगला सवाल है कि जिन राज्यों में बीजेपी नहीं है
वहाँ हम्म, एसआईआर कराना कितना मुश्किल है? वहाँ सारा मुश्किल है। हम्म, भाई वहाँ सारा मुश्किल है, वहाँ सिस्टम इन्हें कोऑपरेट नहीं कर रहा, हम्म, क्योंकि आपको लोकल पे सिस्टम कैसा चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश है, मैं उदाहरण बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है, हाँ, तो बीएलओ है, एसडीएम है, डीएम है, सब इनको कोऑपरेट कर रहे हैं। हम्म, और डीएम और एसडीएम जो लोकल प्रशासन होता है वो स्टेट के कंट्रोल में होता है, स्टेट मॉनिटर करता है। जहाँ स्टेट सपोर्ट नहीं करेगा वहाँ ये कैसे करा पाएंगे? पश्चिम बंगाल में इसलिए समस्या आ रही है। हम्म, केरला ना में तो कंफर्म समस्या, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिख भी दिया। वहाँ का जो मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी है केरला का, उन्होंने लिख दिया कि हमको जरूरत ही नहीं है कराने की। बंगाल में भी ये समस्या आएगी। मैं समझता हूँ ये राजनीतिक फैसला है, हम्म, और इसका फोकस जो है वो बंगाल और उत्तर प्रदेश है। मुख्य फोकस इसका बंगाल है, और उत्तर प्रदेश भी इसलिए फोकस है इसका क्योंकि उसकी बहुत सारे जिले ऐसे हैं जो बिहार की सीमा से मिलते हैं। इसलिए ये नियत का इशू है, नियत का मसला नियत का है। नियत में खोट दिखाई दे रहा है, इसलिए अपोजिशन इतना सवाल पूछ रहा है। हम्म, सारी बातचीत का जो जुज है, सारी बातचीत का जो सारांश है, समरी है, वो ये है कि ट्रस्ट इशू है। नहीं तो इलेक्शन कमीशन ने पहले भी कराया ऐसे, यार किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। हम्म, इस बार सब पैनिक है। चौंकाने वाली बात बताता हूँ, मुसलमान बीएलओ है तो वो हिंदू वोटर्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, हिंदू बीएलओ है तो मुसलमान वोटर्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। कितनी सीरियस पोजीशन में ला दिया है। इसी इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है सर, हम्म, कि कुछ जगह से ऐसी बातें भी आ रही है कि कुछ एक खास वर्ग के हम्म। लोगों को या तो बीएलओ बनाया नहीं जा रहा है, और बनाया अगर जा रहा है तो उन्हें, अगर वो किसी के सहायक बन रहे हैं तो उन्हें हटा दिया जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए कल ये जो आपने मुझे बताया है, ये आपने मुझे लगता है कि कहीं टीवी मीडिया में कहीं कोई खबर सुनी है। हम्म, सहारनपुर में नकुड़ एक जगह है, हम्म, वहाँ 31 सहायक एक विशेष समुदाय के हटा दिए गए। हम्म, उसके बाद में समाजवादी पार्टी के नेता हैं फरहाद आलम गाड़ा, वो इस शिकायत को लेकर एसडीएम के पास पहुंचे। उसके बाद वो डीएम के पास भी गए। उन्होंने बताया आपने एक ही समाज के 31 बीएलओ सहायकों को क्यों हटा दिया, हम्म, तो एक ही समुदाय के लोगों को क्यों हटा दिया। बाद में जब उस बात की तस्दीक हुई, तफ्तीश की गई, तो ये पता चला कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं, उनके एक भाई हैं, उन्होंने दबाव डाल करके उनको हटवाया ताकि वोटों में वो घालमेल कर सकें। तो कई बार तो जो स्थानीय स्तर का नेतृत्व है, लोकल लीडरशिप है, वो भी अपने वोटों को प्रभावित करने के लिए ऐसा कर रहा है। जैसा प्रधान है या चेयरमैन है किसी क्षेत्र का, नगर पंचायत अध्यक्ष, वो अपनी पसंद के वोट कटवा देता है। जो हम्म, अपनी पसंद के, जो उसको वोट नहीं करते, और जो उसको वोट करते हैं वो बढ़वा देता है। हम्म, तो ये इस तरह की स्थिति है, लेकिन ये हायर स्केल पे है, ये मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं। मगर एक घटना सहारनपुर में कल एक ऐसी हुई है हम्म, जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश में हुई है, जहां एक ही समाज के 31 बीएलओ सहायकों को हटा करके उनकी जगह दूसरे लोगों को ड्यूटी पर रखा गया है। इसलिए संदेह जो आपने प्रश्न पूछा है गहरा हुआ है। सर मेरा आखिरी सवाल है कि चुनाव आयोग के ऊपर मतलब सवाल नहीं हो रहे हैं, और हमारा जो अपोजिशन है वो भी प्रभावशाली इतना नहीं है, तो क्या लोगों ने ये मान लिया है कि जो भविष्य में चुनाव होने वाले हैं वो तय हैं, जिसके नतीजे तय हैं? देखो एक परसेप्शन तो बन गया है लोगों में, हम्म, लोगों में एक परसेप्शन तो बन गया है, बिहार में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में हम्म, एक परसेप्शन तो बन गया है कि चुनाव की जरूरत क्या है। एक तो बना था ईवीएम का, हम्म, पहले तो लोगों में बना यार ईवीएम में खोट है। फिर हम्म, दूसरा बन गया वोट चोरी का। तीसरा बन गया कि बाई इलेक्शन में अपोजिशन के लोगों को वोट ही नहीं डालने दी। तो डेमोक्रेसी में थोड़ा विश्वास तो कमजोर हुआ है। एक वर्ग है जिसने मानना शुरू कर दिया है कि अब कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, सब कुछ तय हो रखा हाँ है। आएगा तो, हाँ हाँ, वो जनरल एक थ्योरी है। हाँ, तो ये एक परसेप्शन तो लोगों में बन गया है, और ये खतरनाक है। परसेप्शन इस प्रकार का बनना चाहिए कि सब लोग जो है वो ये मान के चले कि लोकतंत्र है, और जो जिसको वोट देते हैं वो उसको ही जीत, जिसको ज्यादा वोट मिले उसी की जीत हो, और हम्म, इलेक्शन भी फेयर हो, इलेक्शन कमीशन भी फेयर हो। अब देखिए संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन, लेकिन कितना किस कदर सवाल उस पर है।
कितनी हुँ। छवि उसकी प्रभावित हो गई है। तो ये समस्याएँ तो हैं। आम ग्राउंड पे हम देखें तो ये समस्याएँ तो दिखती है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, पूरे एसआईआर के मुद्दे पर? हमारी बातचीत से कितनी सहमति रखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।